गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपका थर्ड सेमेस्टर का कोर्स जो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर जो सेकेंड सब टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेस टू डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। आज हम सिर्फ उस टॉपिक की बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेस टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या समझ में आता है, इसके अंदर हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे। इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज शायद हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, सेकेंड कि देयर आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन जिसकी हम बात करेंगे, थर्ड थिंग हम एक्सेस की बात करेंगे और एक्सेस को इफेक्ट करने वाले मतलब जो एक्सेस क्या होती है, एक्सेस एक तरीके की जो अप्रोच है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या फैक्टर्स हैं हम शायद आज उनकी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से देखा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एपिस्टोलॉजी की या जॉन डीवी की तो वो बोलते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज एन अ नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इनेट पावर। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर बात क्लियरली सिद्ध होती है कि बिना शिक्षा के जो मनुष्य का जो अंदरूनी जो विकास है, जो उसके अंदर की जो इनेट पावर्स हैं वो शायद बहुत ही अच्छे तरीके से हार्मोनियस वे में नेचुरल वे में डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को सभी ने बहुत ज्यादा माना है और उसकी अहमियत को कोई भी नकार नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे बात करें जॉन डीवी की तो जॉन डीवी ने बोला कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल व्हिच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। तो एजुकेशन उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी व्यक्ति के अंदर वो सभी क्षमताओं का विकास कर देती है। कैसी क्षमताओं का विकास कर देती है? ऐसी क्षमताओं का विकास कर देती है जो उसको योग्य बनाता है। किस चीज के योग्य बनाते हैं? अपने वातावरण को कंट्रोल करने के। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, कभी कभी जब सडनली हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को उस नए वातावरण में सामंजस्य के साथ स्थापित करना या फिर उस वातावरण को परिवर्तित होने से रोकने के लिए। तो वहां पर ठीक है, जितना भी मेरी क्षमताएं हैं, जितनी भी मेरी योग्यताएं हैं, उन क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर जब मैं अपने वातावरण के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती हूँ, एक तरीके से एक उसमें एकोमोडेट होने की कोशिश करती हूँ, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, दैट्स ऑल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इन अ वे हम महात्मा गांधी और अगर प्लेटो की बात करें, महात्मा गांधी का तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसका मैं अक्सर आज शायद मेरे जो पुराने स्टूडेंट जो जुड़े हुए होंगे तो उनको पता भी होगा दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द महात्मा गांधी डिफाइंड एजुकेशन in a way that it is an all-round development and where we with the help of education we try to draw best in child and men body mind and spirit। बच्चे के अंदर और जो व्यक्ति के अंदर उसके बॉडी माइंड और स्पिरिट में जो बहुत ही जो मतलब जो बेस्ट है, ठीक है, इट वाज एन ऑल मतलब एक तरीके से इट इज एन काइंड ऑफ एन ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड टू ड्राइंग आउट आपके अंदर से बाहर निकालना। किनको बाहर निकालना? आपके बेस्ट को बाहर निकालना। कहाँ कहाँ से? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट से। अकॉर्डिंग टू द प्लेटो अगर हम बात करें एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द पीपल all the beauty and all the perfection he is capable of। ठीक है, एजुकेशन डेवलप करता है उस बॉडी और सोल में जो पीपल जो व्यक्ति है, ऑल द ब्यूटी जितनी भी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है, जो भी उसके अंदर जो खूबसूरती है और जो परफेक्शन है। परफेक्शन, एवरीबडी इज परफेक्ट, देयर इज एन मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन एम्बॉडीड इन मैन, राइट। तो उसको बाहर निकालने में कौन हमारी मदद करती है? शिक्षा हमारी मदद करती है। देन वी ऑल नो दैट समहाउ अगर हम डिफरेंट फिलोसोफर्स की बात करें या फिर हम अपने भी आम जीवन में देखें तो शिक्षा के महत्व को कोई भी नकार नहीं सकता। शिक्षा जो है हमें वो योग्यता देती है, शिक्षा हमें उस लायक बनाती है जिस लायक बनने के बाद हम अपने आप को एक डिफरेंट लेवल पे विजुलाइज कर पाते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हम बहुत ही इफेक्टिव वे में डील कर पाते हैं। शायद एजुकेशन हमें वो एक तरीके से रास्ता दिखाती है जिसमें हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम एजुकेटेड ना हो, अगर हमारे पास लॉजिक ना हो, रीजनिंग ना हो, एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, टॉलरेंस ना हो, तो शायद हमारे लिए एडजस्टमेंट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देन वी ऑल एडमिटेड लाइक कि एजुकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। बट नाउ द अनदर थिंग इज दैट अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एजुकेशन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। we all believe that it is important for us, but ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समाज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां पर
The moment we talk of education, अगर हम education की बात करते हैं, हम education का अपने लिए महत्व देखते हैं, तो हम अगर देखें तो ये सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये समाज के लिए भी बराबर महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये समाज की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें शिक्षा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। एट द सेम टाइम ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अपनी तरफ से कोशिश करे, प्रयास करे, छोटे छोटे से एफर्ट्स करे टू reap the benefits, I mean to take out the benefits of all those facilities which are available. So if we talk about the education as a system, तो education system दो level पे कैसे काम करता है, individual level पे and societal level पे। The moment we talk of individual level, वो individual को क्या देता है, social personality देता है, और जो सोसाइटी में जाके क्या लेके आता है, सोशल स्टेबिलिटी लाता है। अगर हमारे पास एक सामाजिक व्यक्तित्व है, ठीक है, तो हमें क्या लेके आएगा, वो सामाजिक स्थिरता लेके आएगा। एजुकेशन सिस्टम देखो दो तरीके से काम करता है, जिसके क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे व्हाई द एक्सेस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द एक्सेस इज इंपॉर्टेंट, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स affecting access different level and what we are doing to increase these access. Firstly, we understand that education is very important parameter, is very important aspect of human life. Secondly, why it is important? It is important because education work at a two-way process. Firstly, individual level पे education काम करता है. Secondly, societal level पे education is playing an important role. Like when we talk about at the individual level and social personality like socially how I am carrying myself, तो वो मेरे को क्या लेके आता है, सोसाइटी में लेके आता है social stability. अगर एजुकेशन नहीं होगी तो सोशल पर्सनालिटी कैसी होगी, लो होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन द सोशल पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल विल बी लो। अगर सोशल पर्सनालिटी लो है तो उसके कारण क्या होगा, आपका सोशल स्टेबिलिटी भी सोसाइटी लेवल पे लो होगी, ठीक है। अगर एजुकेशन लेवल हाई है, अगर एजुकेशन सिस्टम सबको मिला हुआ है, तो सोशल पर्सनालिटी कैसी होगी, हाई होगी। इंडिविजुअल की सोशल पर्सनालिटी हाई होगी तो सोशल स्टेबिलिटी कैसी होगी, वो भी हाई होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। सेकेंड, इंडिविजुअल को एजुकेशन क्या देता है, सोशल प्लेसमेंट मतलब मुझे मेरी सोसाइटी में मुझे एक स्थान दिया जाता है। स्थान कैसे, उस सोशल प्लेसमेंट से क्या आता है सोसाइटी में, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसा जिसका एक्सेस होगा एजुकेशन को लेके, उसी तरीके से उसका जो है एक हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं। आपने ये करा है, आप ये कर सकते हो। लाइक आई कैन डू एनी टेक्निकल वर्क, अगर अभी 5 मिनट का कुछ टेक्निकल ग्लिच था, फॉर दैट आई मीन आई नीड टू थिंक अबाउट, आई नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑलरेडी देयर इन आवर एसओएल टीम, ठीक है। तो उसमें क्या डिवीजन ऑफ लेबर है, सबका सबके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो ये काम कर सकता है, उसके पास ये एक्सपर्टीज है, उसके पास ये काम करने की एक्सपर्टीज है, उसके पास ये काम करने की कैपेसिटीज है। सो the moment we talk about the role of education system at the individual level, तो individual level पे वो क्या लेके आता है, social placement लेके आता है। social placement क्या लेके आता है, societal level पे division of labor लेकर के आता है। अगर आपका education जो है excess ज्यादा है, then high social placement it will incur to the higher division of labor, the clarity I mean the high, ठीक है। low social placement is low division of labor। अगर उसके अंदर education का access ज्यादा होगा तो हम और बेहतर occupations में सोसाइटी के अंदर जो occupations हैं उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा जो है एजुकेशन का एक्सेस कम होगा तो हमारा जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो ऑक्यूपेशन का जो सिलेक्शन है, जो चॉइसेस है, वो कहीं ना कहीं कैसी हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं लो हो जाएंगी। थर्ड थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन हमें क्या लेके आता है इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल मोबिलिटी। एंड व्हाट इज मोबिलिटी, मोबाइल समझते हो ना, मोबाइल कैसा फोन होता है, मोबाइल इज अ फोन, यू कैन कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। एंड सोसाइटल लेवल पे वही चीज सोशल चेंज लेके आती है। अगर मेरे को एजुकेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन अ विलेज लेवल पे एक छोटा स्कूल होता है जो मुझे शायद 12th तक का एजुकेशन दे सकता है। 12th के बाद जो है थोड़ा सा मतलब ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ सकती हूँ, बट जैसे मैं और हायर एजुकेशन के लिए जाऊंगी, आई हैव टू मोबाइल माई सेल्फ। अगर मैं पढ़ने के लिए शहर में आ गई तो मुझे नौकरी ढूंढने के लिए हो सकता है और भी ज्यादा दूर जाना पड़े, हो सकता है मुझे विदेश जाना पड़े, हो सकता है मुझे कहीं और जाना पड़े। देन इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या लेके आता है एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी लेके आता है, ठीक है। एजुकेशन के थ्रू हम क्या होते हैं, मोबाइल करना शुरू होते हैं। जो लोग भी आज के डेट में अपनी जड़ों से बाहर हैं, या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर हैं, या अपने रूट से बाहर हैं, या फिर ये कहो कि जहाँ पर उनका जेनेसिस था, लाइक सपोज आई वाज born and brought up in Uttar Pradesh, like I was basically a heritage, I mean a chain of Uttar Pradesh, but I'm not staying there, I'm staying in Delhi. Like how it is, it's all because of the education.
Like because my parents come to get the access of education here only, they got settled, then in that way the mobility starts working. इस मोबिलिटी ने क्या किया, सोशल चेंज लेके आई. कैसे सोशल चेंज लेके आई? बहुत सारी चीजें जो शायद हम लोगों के लिए पहले बहुत कंपलसरी थी, लेकिन अभी वो चीजें टेक इट इजी हो गई. वी आर नॉट bothered much about all those practices which were very much compulsory earlier. So in that way we can say, whenever we just think about the role of education system, the education plays the two-way approach. Two-way approach is that at one level education impacted the individual, another level it impacted the society. And whenever there is a high level of social personality, high social stability, high social placement is high division of labor, and higher social mobility is a great speed of social change. और जब जब एजुकेशन का एक्सेस कम होगा तो इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजें लो होंगी, और ये सब लो होंगी तो डेफिनेटली सोशल चेंज की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाएगी, राइट? सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेस की. एक्सेस को लेके एक ना इनइक्वालिटी साइकिल है. अगर मैं बात करती हूँ, अब हमें ये समझ में आया कि एजुकेशन रोल कैसे प्ले करती है. अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, पर मैम एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में आया, एजुकेशन इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वी एग्री, पर क्या हम सबको एक्सेस है एजुकेशन का? फोर्स, इसका आंसर मैं साइकिल के थ्रू देना चाहती हूँ. ठीक है, कभी कभी बिकॉज हम लोगों का कुछ चीजें डायरेक्टली जुड़ी हुई है एजुकेशन से, जैसे इसके अंदर इनइक्वालिटी साइकिल की अगर मैं बात करूं, अगर फर्स्ट लेवल पे इनइक्वालिटी है, असमानता है प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, इट इज अ सर्कल. साइकिल का मतलब क्या होता है? इट्स अ सर्कल, गोल 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 घूम रहा है. ठीक है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनइक्वालिटी, जब हमारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन होता है तो प्राइमरी एजुकेशन में देयर इज अन अनइक्वल एक्सेस. ठीक है, हम लोग क्या देख सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन में? प्राइमरी एजुकेशन में हम देख सकते हैं आसानी से, there are different level of schools. There are the schools having the very high amount of fees. There are the schools there are the government schools. There are the schools running in the shade. There are the evening schools. At the same time, कुछ parents अपने बच्चों को स्कूल तक जाने भी नहीं दे पाते, वो उनको किसी ना किसी कार्य में इन्वॉल्व कर देते हैं, so that they can be the helping hand at their hand. ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनइक्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट सबसे पहले किस पे इफेक्ट डालती है? प्राइमरी एजुकेशन पे इफेक्ट डालती है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, जिसके कारण एक अनइक्वल एक्सेस डेवलप हो जाता है. ठीक है, असमान जिसे कहते हैं एक्सेस है एजुकेशन के लिए, वो डेवलप हो जाता है. व्हेन इट इज देयर इन द प्राइमरी एजुकेशन, फिर वो साइकिल टर्न होके कहाँ पे पहुंचती है? सेकेंडरी एजुकेशन में होती है. प्राइमरी से क्या हुआ? unequal access आपका secondary education में भी हो गया, and with this secondary education then again it goes to the higher education, and that way the cycle revolves round and round and round. तो whenever there is a socio-economic background inequality या फिर किसी भी प्रकार की, it's not only the socio-economic, if at all even there is a cultural inequality, तो उस inequality के कारण क्या होता है? आपका सबसे पहले प्रभावित होती है प्राथमिक शिक्षा. प्राइमरी एजुकेशन में अगर अनइक्वल एक्सेस हो गया एक बार, जो है मतलब हमारे पास वो रिसोर्सेस या उस माइंडसेट की कमी है और उससे एक्सेस प्रभावित हुआ, तो वो जाएगा कहाँ पर? सेकेंडरी एजुकेशन में. सेम सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर अगेन बिकॉज ऑफ दैट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनइक्वालिटी, देयर इज अनइक्वल एक्सेस एट द सेकेंडरी लेवल, एंड देन इट गोज टू द हायर एजुकेशन. तो इन दैट वे जो इनइक्वालिटी साइकिल है ये बनी रहती है, अगर शुरुआत के दौर में हमें इनइक्वालिटी का किन्हीं कारणों से सामना करना पड़ जाता है. ठीक है, अब आते हैं एक जो मेन मुद्दा है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, डिटर्मिनेंट्स. व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन? कौन कौन से कारण हैं जो डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पे एक्सेस को प्रभावित करते हैं? हम यहाँ बात करेंगे दो बेसिक लेवल, पहला स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन. ठीक है, स्कूल एजुकेशन में सारा स्कूल एजुकेशन की बात कर रही हूँ. ठीक है, और हायर एजुकेशन में वी विल टॉक ऑफ द सम स्पेसिफिक फैक्टर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद पेरेंटल इनकम. ठीक है, पेरेंटल इनकम क्या होता है? सबसे पहला हम इसकी बात करेंगे कि जो भी आपके पारिवारिक आय है, वो आय क्या करती है? आपके स्कूल एजुकेशन को प्रभावित करती है, एक्सेस या रीच को प्रभावित करती है. एक्सेस क्या हुआ? एक्सेस है बेसिकली रीच. एक्सेस हुआ वहां तक पहुंचना, उस पहुंच को प्रभावित करती है. अगर हमारे पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है
तो वो बहुत आसानी से सारी चीजें अवेल करा देते हैं, बहुत आसानी से हमारे पास चॉइसेस भी रहती है इवन कि मैं किस तरीके के स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ, किस तरीके की शिक्षा को चाहती हूँ, किस तरीके से मैं जाऊंगी आऊंगी, बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर मैनेज हो जाती है। कभी कभी जब हमारी पेरेंटल इनकम बहुत कम होती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्पिंग हैंड के लिए, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स में भी पढ़ते हैं, द चाइल्ड लेबर इज देयर। और इट्स नॉट अबाउट चाइल्ड लेबर। गांव में अगर हम देखें, जब माँ बाप छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने खेतों पे काम करने के लिए जाते हैं और उनको शिक्षा से वंचित करते हैं, when they didn't give them the access to education and they took their kids and took their children to the field to help them, so it will not come under the child labor but they are doing the work together। वो लोग एक साथ अपने खेत पे काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, पर शिक्षा तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो सारे एक साथ काम? क्योंकि उनके पास इनकम लेवल कम है, दे डोंट हैव दैट रिसोर्सेज। वो किसी और का फॉर्म उन्होंने लिया लीज पे, उसके अंदर जाके खेत पे सब लोग काम कर रहे हैं अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज पाए। स्कूल में भेजने के लिए, क्योंकि अगर एक दूरी भी तय करनी है तो रोज उसको जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो ट्रैम हो, किसी भी तरीके से अगर आपके अपने बच्चे को वहां पे स्कूल तक पहुंचाना है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग चैलेंज। सो देयर आर अदर फैक्टर्स विच इम्पैक्टेड द एक्सेस बिकॉज ऑफ द पेरेंटल इनकम। पहली चीज। सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं, दैट इज पेरेंटल एजुकेशन, माता पिता का शिक्षा का स्तर। अगर माता पिता शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा के महत्व को उस तरीके से समझ नहीं पाते। बहुत से ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा देखा गया है। दो तरीके के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, या तो अगर उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ ऐसा अनुभव रहा हो। सपोज मेरे पेरेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर वाज नॉट लिटरेट, ही वाज इलिटरेट फार्मर। ठीक है, बिल्कुल अशिक्षित किसान थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो हमारे नेबर हुआ करते थे कभी उस जमाने में, ही वाज एजुकेटेड, ही वाज अ डॉक्टर, और वो डॉक्टर बने थे, मतलब जो एक दूसरे जो दादाजी, नेबर दादाजी हो गए, और वो शहर जाके रहे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, लोग उनको बहुत मानते थे। तो एट दैट टाइम ही डिसाइडेड कि जब उनका कोई बच्चा होगा तो वो उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे, और उनके जो भी बच्चे हुए, जितने भी उनके बच्चे बच्ची जितने भी रहे, उन सबको उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश करी। ये तो था एक तरीके का उदाहरण एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। जब हमारी लाइफ में एक बहुत एनरिच एक्सपीरियंस मिलता है, जब हम अपनी लाइफ में ये देखते हैं कि एक्चुअली एजुकेशन से किस तरीके से परिवर्तन आया, मुझे तो नई शिक्षा का चांस मिला, लेकिन मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन को शिक्षित जरूर करूंगी या करूंगा। तो दिस इज अ वन काइंड ऑफ एग्जांपल। अनदर, पेरेंटल एजुकेशन ना होने के कारण और किसी भी तरीके का इस तरीके का एक्सपीरियंस ना होने के कारण पेरेंट्स कभी कभी एजुकेशन की वैल्यू को दरकिनार कर देते हैं। वो उसको उस तरीके से समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि क्या करोगे, लाइक सपोज करो कि मैं एक किसान हूँ, मेरा बेटा क्या बनना चाहिए, किसान बनना चाहिए, मेरा भी काम अभी तक चल रहा है, उसका भी काम चल जाएगा। व्हाई टू थिंक अबाउट एजुकेशन, व्हाट ही विल डू टू आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ एटीट्यूड which developed within the family because of the level of parental education। तो अगर उनके पास एक इस तरीके के कुछ अनुभव नहीं है जहां पर शिक्षा से एक बहुत वृहद लेवल पे बदलाव होते हुए लोगों ने देखा है, तो कभी कभी नैरो माइंडसेट के चलते हमारा एक्सेस जो है स्कूल एजुकेशन को लेके थोड़ा सा कम अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड थिंग, एंड थर्ड इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग, जेंडर को लेके तो हमने अक्सर देखा है कि एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन एट द सेम टाइम एक्सेस टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दोनों ही केस में जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अक्सर ऐसी स्टडीज, रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिसके अंदर ये पाया गया है कि अगर पेरेंट्स के पास लिमिटेड पैसा है तो वो लिमिटेड पैसा वो जेंडर को लेके अक्सर हमने कुछ इस तरीके के केसेस देखे हैं जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे के केस में ज्यादा फ्रीली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने बेटों की एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन रिस्पेक्ट टू their female child, in respect of their female child, and these are the things which was very common. These are the things these are the kind of practices, in fact I can say, which are very common in terms of the girl education, in terms of girls education। बल्कि वो लोग क्या है, वो अपने बेटों की एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो these are the things which we can see very frequently, right? अगर हम इसके अंदर साथ में एक और चीज की बात करें, लाइक जेंडर के साथ साथ
ठीक है, pupil teacher ratio it's not appropriate everywhere. pupil teacher ratio के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि जहां पर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में उतने टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है. देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ द टीचर्स in terms to take the proper to give proper attention to the students. टीचर का appropriate ratio ही नहीं है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, तो कहीं ना कहीं प्यूपिल टीचर रेशियो डिस्टर्ब होने के कारण बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो जनरेट ही नहीं हो पाता एजुकेशन के अंदर. वो जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, वो जो मजे वाला एनवायरनमेंट है, वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस करता है. और उस एनवायरनमेंट का बहुत अट्रैक्टिव ना होने के कारण बच्चों का जो अटेंशन स्पेन है या बच्चों का जो उस एजुकेशन को लेके जो रुझान है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. तो प्यूपिल टीचर रेशियो अगर ठीक नहीं होता, अगर प्रॉपर तरीके से प्यूपिल टीचर रेशियो एप्रोप्रिएट जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते. अगर प्यूपिल टीचर रेशियो एप्रोप्रिएट है और उसके अंदर जो है टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो पा रहा है, टीचर और स्टूडेंट एक साथ एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट में चीजों को सीख पा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एक लर्निंग ना बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में डेवलप हो पाती है. तो पीपल टीचर रेशियो itself is a very important factor which impacted the access to education, and that too access to school education. क्योंकि स्कूल एजुकेशन में सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो ये मायने रखती है कि क्या वो टीचर मुझे वो एनवायरनमेंट दे पा रहा है जिसमें मैं प्रोटेक्टिव खुद को महसूस कर रही हूँ, जिसमें मैं खुद को महसूस कर रही हूँ कि yes I'm in a very safe environment, I'm learning something new. कुछ ऐसा जो मुझे बांध के रखे कि मैं जिसके कारण अपने स्कूल तक आ पाऊं. एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. फोर्थ थिंग, द कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग. अगेन हर जगह आई मीन अगर देखा जाए, अगर कुछ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोज देयर आर स्कूल्स, आई मीन वैसे तो अभी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है. और अगर टीचर पीपल रेशियो ठीक नहीं है तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को एक ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहां पर टीचर मेरे बच्चे को एक थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे अटेंशन दे पाए. लेकिन उस पर्सनल लेवल पे अटेंशन के लिए जब पेरेंट्स किसी प्राइवेट स्कूल्स के लिए they started seeking to get their kids enrolled in the private school, तो कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग को एंकर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लेवल में जहाँ पे पेरेंटल इनकम कम है. मेरा एक तो इनकम लेवल कम है, दूसरा स्कूल की फी बहुत ज्यादा है. तो इन बोथ वेज में क्या करूंगी, मैं कहीं ना कहीं जो मेरा जो कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग है वो मुझे मेरी जो बच्चा है, मेरे बच्चे को एजुकेशन लेने से महरूम कर देगा, एजुकेशन लेने से जो है उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा कि वो इतना इफेक्टिवली स्कूलिंग नहीं कर पाएगा, इतना इफेक्टिवली उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा स्कूल के लिए, राइट. नेक्स्ट, स्कूल फैसिलिटीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सपोज देखा जाए कि मेरे घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा 10 साल का है, एक बच्चा मेरा 1 साल का है, और मैं और जो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो खेतों पे जाते हैं काम करने के लिए या फिर किसी भी काम के अंदर इन्वॉल्व हैं. दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एन वर्क टू मेक देयर डे टू डे लाइफ कन्वीनियंट. ठीक है, अब स्कूल के अंदर एक डे केयर सेंटर नहीं है, एक इस तरीके का सेंटर नहीं है जहाँ पे यूजुअली ये ट्रेंड है कि जो घर की बड़ी लड़की है वो अपने छोटे सिबलिंग का ध्यान रखती है, दैट टू इन द रूरल एरिया एंड इवन अर्बन एरिया एज वेल वेयर देयर इज नो सर्वेंट. ठीक है, तो स्कूल फैसिलिटीज अगर इस तरीके की नहीं है जहां पास में कोई क्रच हो, कोई डे केयर सेंटर हो कि बड़ा बच्चा आया तो छोटे बच्चे के लिए भी कोई इस तरीके की व्यवस्था हो, या फिर कोई आसपास कोई इस तरीके का स्कूल नहीं है जहां छोटे बच्चों की केयर हो सकती है, तो उस केस में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो एक्सेस है, मतलब वो जो है उस बच्चे को स्कूल में भेजना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है रेदर गेटिंग एक्सेस टू एजुकेशन. सेकेंड, जब स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और स्कूल का डिस्टेंस ज्यादा होने के साथ साथ कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं होती जिसके कारण जो है स्कूल एजुकेशन बहुत ही अच्छे और प्रभावी तरीके से उसको मिल पाए. लाइक सपोज देयर आर no good kind of enough facilities in terms of traveling. उसके पास ट्रैवल का बहुत अच्छा कोई मोड नहीं है, स्कूल के पास अपनी कोई स्कूल बस की सुविधा नहीं है, कोई इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है. तो उन फैसिलिटीज के अभाव में भी कई बार पेरेंट्स ये डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, क्या अब कैसे छोड़ के आऊंगी. सपोज आई हैव टू गो फॉर अ शॉप, मुझे शॉप में जाना है, उसी टाइम पे मेरी शॉप बिल्कुल अपने गाँव के पास में ही है, बिल्कुल नेक्स्ट टू माई हाउस, और बच्चे
स्कूल जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इन दैट वे भी अगर वो स्कूल से लेने और छोड़ने नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि इवन आई डोंट हैव एनी व्हीकल, अरे ठीक है छोड़ो, आप स्कूल जाके क्या करोगे, जितना पढ़ना है यहीं पे पढ़ लो, घर में या पास के किसी स्कूल में पढ़ लो, तो लेट्स नॉट गो दैट फार टू दैट स्कूल। थर्ड थिंग, कभी कभी आपका जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, आई मीन वो इतना भी मतलब एनरिच नहीं होता, मतलब बच्चे जब छोटे बच्चे जब स्कूल आया करते हैं या फिर इवन 10th-12th तक के जो बच्चे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट इन द स्कूल जो उस बच्चे को पकड़ के, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अंदर से फील आता है दैट आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एक कहता है अरे मुझे स्कूल नहीं जाना है, एक मुझे स्कूल जाना है, आज तो ये वाला एक्टिविटी होना है, मुझे स्कूल जाना है, आज तो मेरा जैसे मुझे याद है when I was a student I became very happy whenever there is a sports in library period। oh आज तो मैं छुट्टी कर ही नहीं सकती, आज तो गेम्स का पीरियड है, मम्मा आज तो लाइब्रेरी का पीरियड है, लाइब्रेरी में बैठ के बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये 2 पीरियड मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते थे कि अगर कोई मुझे छुट्टी करने के लिए कहता भी था, इवन देन आई डिनाइड, मैंने कहा मैं लाइब्रेरी के पीरियड की छुट्टी आज तो मतलब, और आई नेवर टोल्ड एनीबॉडी, इवन आई रिमेंबर, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को ये लॉजिक दोगे आज लाइब्रेरी का पीरियड है इसलिए आप स्कूल जाना चाहते हो, तो दे विल सेड ये तो कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है इसके लिए स्कूल जाना है। इफ यू सेड कि मुझे स्पोर्ट्स के पीरियड के लिए स्कूल जाना है, देन दे विल सेड कि ओह स्पोर्ट्स के लिए कौन स्कूल जाता है, कि ठीक है कोई इंपॉर्टेंट मैथ साइंस का पीरियड तो नहीं है ना आज, ठीक है। तो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट अट्रैक्ट्स अ चाइल्ड, आई मीन द थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड इज देयर शुड बी अ नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन द क्लास। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, एग्जैक्टली डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका एक्सेस को इम्पैक्ट करती है। देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कभी कभी बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाता है स्कूल लेवल पे, जिसके कारण उसका जो ओरिएंटेशन है वो मतलब डिसओरिएंट हो जाता है, उसका जो रिदम है, जो उसका पेस है पढ़ने का सीखने का, वो बहुत डायरेक्टली प्रभावित होता है। तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं। बच्चों का एक्सेस, किसके लिए एक्सेस, टू द स्कूल एजुकेशन। अगर बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक जील, उसको मोटिवेशन मिलता है, यू नो दैट मार्क्स, दैट परफॉर्मेंस, दैट एप्रिसिएशन इज अ मोटिवेशन। इन द मोमेंट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन माय एकेडमिक्स, मेरा मोटिवेशन नीचे हो जाता है, मेरा मोटिवेशन का लेवल ही डाउन हो जाता है। तो अगर इन केस ऐसी सिचुएशन है और उससे क्या होता है, फिर हमें लगता है कि नहीं यार स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ पाते मैथ्स में। सपोज आई कंटिन्यूअसली आई एम स्कोरिंग 0 0 0 इन मैथमेटिक्स, तो मैं क्या कहूंगी, अरे स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को तो मैथ समझ ही नहीं आ रहा, आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, मैं जितना भी करती हूँ पुअर परफॉर्मेंस ही आ रहा है एकेडमिक्स के अंदर। तो दैट एकेडमिक परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंपैक्टेड द एक्सेस टू द स्कूल एजुकेशन। तो मैं खुद से ही कभी कभी मतलब इतनी हतोत्साहित हो जाती हूँ कि उस हतोत्साहित होने के कारण मैं ये फैसला ले लेती हूँ कि मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है। दैट टू देयर आर सम अनदर कल्चरल फैक्टर्स एज वेल। कभी कभी हमारी कल्चर ये हमें कहते हैं कि अच्छा बच्चों को बहुत ज्यादा, आई मीन लाइक इफ आई टॉक्ड अबाउट स्कूल एजुकेशन, तो 16 साल का बच्चा जो है शायद मतलब लाइक सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी इस तरीके से 14 आफ्टर 13 इयर्स ऑफ एज द गर्ल्स आर नॉट सपोज्ड टू बी आउट। इतना शिक्षा, इस तरीके की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे को जो है हमारी कल्चरल रूट से डिफरेंट कर रही है। एंड दीज आर द अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपके स्कूल एजुकेशन को प्रभावित करती है। सो now let's come to the access to higher education. It's very interesting. यहाँ पे तो बहुत सारी important चीजें हैं जो मैं बात करना चाहूंगी। देखो information, the very important thing, हम लोगों के पास अक्सर, हाँ मैं देखती हूँ जो लोग बहुत कहीं ऐसे गांव में रहते हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, आप लोग शायद यहाँ दिल्ली में बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते हो एक ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर महीने में एक दिन जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है दैट आफ्टर आफ्टर 12th व्हाट दे कैन डू, क्योंकि 12th तक तो एक गांव के पास का स्कूल है अपने 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, आपने वहां से एजुकेशन ले लिया, डिग्री ले लिया, एट मैक्स आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बट दे डोंट हैव एनी वेज कि उसके बाद हायर एजुकेशन में द मोमेंट यू थिंक ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, द मोमेंट यू थिंक ऑफ सर्टेन डिफरेंट कोर्सेज, आपको पता ही नहीं है कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इम्पेक्ट करती है एक्सेस। अगर बच्चों के पास प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है दैट व्हाट इज नीडेड टू बी डन इन व्हाट वे, तो कहीं ना कहीं एक्सेस टू हायर एजुकेशन बहुत इम्पेक्ट होता है। ये तो एक तरीके के इंफॉर्मेशन की बात है। सेकेंड, कभी कभी क्या होता है बच्चों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, लाइक सपोज कीजिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा था 12th में कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, आपको पूरा फैमिली सपोर्ट है, एवरीथिंग इज फाइन, बट यू वाज नॉट अवेयर कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स का मुझे चयन करना चाहिए था जिन सब्जेक्ट्स के साथ मैं हायर एजुकेशन के इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर सकती थी, ठीक है। तो इन दैट वे आल्सो इंफॉर्मेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें अक्सर उन बच्चों के साथ
जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जो पहली बार शिक्षा के जैसे कहते हैं मतलब शिक्षा के इस फील्ड में, आयाम के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, या फिर जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में है, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे छोटे छोटे गांव में है जहां पर जो लोगों का जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है वो एक डिफरेंट लेवल का, बिकॉज नोबडी इज एजुकेटेड। पूरे गांव में एक ही बच्चा है जिसने 12th पास किया है, तो वो जो 12th पास है, जो कॉलेज जाने के लिए सोच रहा है, ठीक है, जो कॉलेज जाने के लिए सोच रहा है, या फिर उसने ग्रेजुएशन कर ली, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको खुद ही गाइडेंस के लिए चीजें ढूंढनी है, खुद ही अपने इंफॉर्मेशन के सोर्सेज डेवलप करने हैं, बिकॉज देयर वाज नो सच इंफॉर्मेशन सेंटर, देयर वाज नो न्यूज़पेपर, एंड वो टोटली कट ऑफ द सोसाइटी है कि क्या चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट, और उनको बाद में पता चलता है कि यार अगर मैंने ये सब्जेक्ट लिया होता तो शायद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी एकेडमिक्स में पकड़ बना पाता। सेकेंड, वही चॉइसेस, आपके पास चॉइस बहुत लिमिटेड हो जाती है। कभी कभी आपके पास लगता है कि यार क्या यही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी भी देखा जाए तो इफ आई डोंट वांट टू स्टडी द आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, मैं नहीं लेना चाहती, ठीक है, मेरा ना 12th में परसेंटेज कम था, तो मुझे जिस कोर्स में एडमिशन लेना था, आई वाज इंस्पायर्ड टू गो फॉर इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स में मुझे एडमिशन लेना था, लेकिन मुझे दे दिया एडमिशन ऐसे पास कोर्स के अंदर जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरा चॉइस लिमिटेड हो गया, दो रीजन कुछ भी होते, जैसे मेरा चॉइस लिमिटेड हुआ तो मैंने क्या किया, अरे यार हिस्ट्री तो मुझे समझ ही नहीं आता, या पॉलिटिकल साइंस भी समझ नहीं आता, आई माइट कंप्लीटेड द डिग्री, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं फर्दर शायद किसी भी सब्जेक्ट को परस्यू उस तरीके से ना कर पाऊं। सेकेंड, इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, इतने ज्यादा एक्सेस के, मतलब हमारे पास इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट को कैटर कर लें, ठीक है, ठीक है, आप पास हो गए 12th, आप पढ़ना भी चाहते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉलेज ही बहुत ज्यादा दूर है, आपके पास चॉइस ही नहीं है आसपास पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स तैयार नहीं है आपको उस तरीके से भेजने के लिए, आपको मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा, मनपसंद जगह नहीं मिल पा रहा, एंड देयर आर लॉट मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच इंपैक्टेड द चॉइस, यू नो। इफ देयर आर plenty of choices, number of choices available, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उन ज्यादा ऑप्शंस के कारण हमारा जो एक्सेस है हायर एजुकेशन को लेके वो बेहतर हो सकता है, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉज कि जिसके कारण हायर एजुकेशन के अंदर एक्सेस हमारा क्या होता जा रहा है नाउअडेज, कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, दैट टू इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, दैट टू इन टर्म्स ऑफ द वुमेन, दैट टू इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ठीक है, मतलब इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एक्सेस टू हायर एजुकेशन इज वेरी लेस, एंड अनदर थिंग इज चॉइस। चॉइस, एक तो इंफॉर्मेशन की कमी है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस की कमी है, उस जगह आपको चीजें नहीं मिल पा रही। थर्ड थिंग, फाइनेंसेस, बच्चों को ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उनको एक्चुअली में स्कॉलरशिप्स कहाँ से कैसे मिल सकती है, वो फाइनेंसेस कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली जैसी जगह में हैं तो हम शायद 12th करते ही कुछ ना कुछ पार्ट टाइम छुटका पुटका काम करके मतलब अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस शायद खुद उठाने की सोच सकते हैं, बट जहां पर रिसोर्सेज की कमी है, जहां पर ऐसी फैसिलिटीज की कमी है, ऐसी सिचुएशन में अपने एक्सेस को बेटर करने के लिए फाइनेंसेस मैनेज करना इज वन ऑफ द बिग चैलेंज। और जहां पर पेरेंट्स आपके लिए इतना like they are not able to afford those expenses, क्योंकि once you cross 18 पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है now you are a helping hand, 18 साल की उम्र आपने क्रॉस कर ली, तो अब आप घर के अंदर क्या करोगे, घर के अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियली मदद करोगे। द मोमेंट पेरेंट्स स्टार्टेड परसीविंग यू एज a हेल्पिंग हैंड, तो उनका भी ओरिएंटेशन एजुकेशन को लेके कम हो जाता है, अरे ठीक है यार पैसा तो तुम कमा ही रहे हो, इतना ही पैसा बाद में कमाओगे, इतना ही पैसा तुम अभी कमा रहे हो, तो finances also become one of the hurdle in getting access, in giving you the access to the higher education. Another thing of course familial factor, कभी कभी फैमिली का एक डिफरेंट तरीके का प्रेशर रहता है, जहां पर फैमिली मेंबर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना शुरू कर दे, रेदर थिंकिंग और रेदर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी इन एजुकेशन। तो फैमिली जो है, फैमिली आपसे एक तरीके का मतलब देयर आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, लाइक वन, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर फैमिली, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फैमिली फ्रॉम यू एंड फॉर व्हाट दे आर एस्पायर्ड फॉर। अगर किसी बच्चे को लाइक एक बड़ा एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, हम सबने वो धोनी की एक मूवी देखी थी ना, जिसके अंदर धोनी वाज इन अ कैरेक्टर, उसके अंदर क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं उसके बेटे को जब वो नौकरी मिल जाती है रेलवेज की, ही वाज सो हैप्पी, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर एस्पायर्ड कि अरे वाह मेरे बेटे को ये वाली नौकरी मिल गई, इट्स गुड इनफ, एटलीस्ट ही इज इन द जॉब, मेरे से बेहतर लेवल की जॉब है। दे कांट इमेजिन कि भाई वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर भी बन सकता था कैसे दिन।
तो देयर वाज अ फैमिलियल फैक्टर। कभी कभी हमारी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हाँ मतलब जो उनके अकॉर्डिंगली तो ज्यादा होती है भाई, उनके अकॉर्डिंगली ज्यादा कि आपको नौकरी मिल गई तो ये फैमिली एक्सपेक्टेशन है, ये इतना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। लेकिन क्या आप एक इंटरनेशनल लेवल पे, इतने बड़े लेवल, नेशनल लेवल पे जा सकते हो, वो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आपकी फैमिलियल एक्सपेक्टेशन, फैमिली डिजायर्स, फैमिली एस्पिरेशंस, एट द सेम टाइम फैमिलियल एटीट्यूड, ठीक है, अंडर फैमिली प्रेशर, तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी हो जाती हैं जो आपके एक्सेस को प्रभावित करती हैं। एंड दैट टू द अनदर थिंग इज एकेडमिक्स। इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन एकेडमिक्स, अगर मेरा एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है तो मैं फिर भी अपना जो एक्सेस है हायर एजुकेशन को लेके उससे कहीं ना कहीं मैं वंचित हो जाती हूँ। बिकॉज इफ आई एम नॉट एबल टू स्कोर वेल, मेरा परसेंटेज ही नहीं आया, मुझे एडमिशन ही नहीं मिला, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, मैं एक्सेस हायर एजुकेशन के लिए नहीं कर पाऊंगी। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये सारी चीजें, ये सब दे आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है। इससे पहले हम एक बात करेंगे कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट स्कूल स्टैब्लिश कर रही है, कॉलेजेस स्टैब्लिश कर रही है, बट इवन देन द गैप इज इंक्रीजिंग। गैप किस टर्म में इंक्रीज हो रहा है, जो आपकी जो विमेन एजुकेशन है, जो विमेन है सोसाइटी, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो कैटेगरी है, उनके कॉन्टेक्स्ट में, जो दूसरी जो पॉपुलेशन है, उसके साथ गैप बढ़ता जा रहा है। कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, बट गैप भी सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड, जो पॉजिटिव चेंजेस है, पॉजिटिव चेंज कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ही रेस्ट्रिक्ट होकर रह गया, पॉजिटिव चेंज रेस्ट्रिक्ट होकर रह गया दोज हु आर वेरी good in the earning level, those who are the, you know, from the upper strata, those who are having the very, I mean like, you know, having the good financial level, to restrict it, there's a restricted positive change among the particular community, कुछ खास community के लोग, class के लोगों तक ही रह गया है, restrict हो गया है। And at the same time, like there are certain issues which raise कि इन सब चीजों के साथ साथ हमें बहुत सारे और कदम उठाने पड़ेंगे और चीजों की पहल करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम एक्सेस और रीच बढ़ा सकें। जैसे कि यहाँ मैं एक इनिशिएटिव की बात करना चाहती हूँ, छोटा सी मैं बात करूंगी, समग्र शिक्षा। दिस इज ए काइंड ऑफ इनिशिएटिव जिसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन सबको इंक्लूड किया गया, ठीक है। इंक्लूड क्यों किया गया? इंक्लूड किया गया दो कारणों से। पहला, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देना, कहाँ से? प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब सभी को इंक्लूड करके चलना। सभी को इंक्लूड करने का मतलब, जब मैं इंक्लूसिव की बात कर रही हूँ, सभी कैटेगरी आ जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द, यू नो, लाइक दोज हु आर द चैलेंज एंड एवरीबडी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो कल्चरली डिप्राइव्ड है, जो पॉलिटिकली डिप्राइव्ड है, whosoever the स्टूडेंट्स आर, उन सबको उसमें इंक्लूड करना और सबको बराबरी की क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक मुहिम उठाई गई है, ठीक है। ताकि क्या कर सकें, ताकि एक तरीके से ब्रिज किया जा सके सोशल और जेंडर गैप, ठीक है। जो सोशल और जेंडर गैप है स्कूल्स के अंदर, उसको ब्रिज किया जा सके, ताकि जो जेंडर है, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जेंडर इज आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ ना अनइक्विटेबल एक्सेस, जिसके अंदर जो एक्सेस है हमारा अनइक्वल एक्सेस कहीं ना कहीं हो रहा है। तो उसको गैप को कम करने के लिए, ताकि फीमेल स्टूडेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में आए और वो गैप कम हो पाए, उसके लिए एक तरीके का ये एक इनिशिएटिव रहा। इंश्योर किया जा सके इक्विटी एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। सिर्फ इक्विटी इन द सेंस, जब हम बात करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट की, जब हम बात करते हैं कि स्कूल में उस बच्चे को मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब उसको इक्विटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है कि जैसा बिहेवियर मैं इस बच्चे के साथ कर रही हूँ, जो जमींदार का बच्चा है या फिर सपोज शाहरुख खान का बच्चा मेरी क्लास में आ जाए, वैसे ही बिहेवियर मैं उस बच्चे के साथ करूँ जो मेरे स्कूल के पीएन का बच्चा है, ठीक है। दैट इज अ इक्विटेबल बिहेवियर। अगर मैं इक्विटेबल बिहेवियर कर रही हूँ और सबको इंक्लूड करके चल रही हूँ सभी लेवल्स में स्कूल एजुकेशन के, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं दैट इट विल बी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर एक्सेस टू द एजुकेशन, राइट। We will ensure the minimum standard of schooling provision, vocational education को promote करना, right to education को भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा देना। एंड right to education की बात करेंगे हम अपने next session में, because it is also very important topic for your you know, this paper, that is need for right to education. We will take it in the next class, राइट। तो उसमें बहुत सारे ग्रांट्स भी दिए गए। द फीचर ऑफ दिस स्कीम इज, जब हम बात करते हैं इसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान, देयर आर लॉट मेनी ग्रांट्स, लाइक लाइब्रेरी ग्रांट दिया है, लाइब्रेरी ग्रांट के बाद स्पोर्ट्स ग्रांट है। एंड विद ऑल दीज ग्रांट्स द एम्फेसिस वाज ऑन ओनली ऑन द इंक्रीजिंग द एक्सेस टू द एजुकेशन, ताकि क्या किया जा सके, यूनिवर्सल एक्सेस दिया जा सके, एड्स प्रोवाइड करे यूनिवर्सल एक्सेस के लिए टू द चिल्ड्रन टू कंप्लीट द स्कूल एजुकेशन।
अगर वो अच्छे से स्कूल एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता है, उसका ओरिएंटेशन पॉजिटिव है, उसको चीजों के बारे में पता है, तभी वो हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर सकता है। अगर हमारा बेस ठीक नहीं है तो हम शायद कभी भी अपने आगे के बारे में चीजों को बहुत इफेक्टिवली नहीं सोच सकते। अनदर थिंग इज मिड डे मील को जो लेके जो अप्रोचेस हैं, मिड डे मील स्कीम्स इन दिस इज MDM, ताकि बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं उनको एक इस तरीके से एक अच्छा न्यूट्रिएंट वाला भोजन मिल सके, हेल्दी फूड मिल सके, ताकि बच्चों के पेरेंट्स को ये टेंशन ना हो कि भाई वो उसने खाना नहीं खाया, द चाइल्ड इज इन्वॉल्व एट सम अदर प्लेसेस एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डील द थिंग्स इन द हेल्दी वे। तो मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम्स भी हैं, MDM जैसी, ताकि उसके अंदर बच्चों का एक्सेस बढ़ सके, राइट। So at the end I just want to say कि हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, we need to expand the opportunities, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को एक्सटेंड करने की जरूरत है, एक्सपेंड करने की जरूरत है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए, ना सिर्फ जो जिसके कारण जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर जो सोशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, सिर्फ उन्हीं को हेल्प ना मिले, जो ठीक है जो भी सोसाइटी का हिस्सा है, जो भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वो सभी उसको बढ़ावा दे और इक्वालिटेरियन एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो सके जहां सभी इक्वल हो, सभी को एक्सेस हो, बिकॉज एजुकेशन is one of the very important aspect of the human development. So we need to come up with those kind of with those kind of policies so that we can deal with these challenges जो हमने स्कूल एजुकेशन पे बात किया या हायर एजुकेशन पे बात किया, उन challenges के साथ उन policies के तहत हम बहुत ही effectively deal कर पाए और इस तरीके से डील कर पाए ताकि हम एक egalitarian society का establish कर पाए, and so that we can think of a society where everybody is getting the access to education for their right development. Okay, so now today we are done with this topic. Let's take out the फटाफट से quick question answer अगर किसी का कुछ है। श्रुति त्यागी, okay, ऋतिका बेटा ये क्लास एजुकेशन सब्जेक्ट की है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये आपका पेपर है सेमेस्टर 3 का, एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया, सेकेंड यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई बुक का नाम बता दीजिए जिसमें हमारे सभी टॉपिक आ जाएंगे। अरीबा, मुझे लगता है लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, यू विल बी एबल टू गेट द मटेरियल थ्रू द SOL ओनली, और एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे जो मटेरियल है वो अपलोड कर दिया जाता है, मतलब ठीक है, ये वीडियोस आपको अवेलेबल है। व्हाट यू कैन डू, आई मीन बिकॉज द वीडियोस आर देयर, यू कैन गो, यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर अगेन, you can make your own notes with the help of those notes shared by the teachers and with these video recordings by the time you are not able to get the books, right? Ma'am, I have a doubt. Is this chapter from the subject Education Researching Children and Childhood in India? श्रुति बेटा, ये है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, 2 पेपर्स हैं, ये दोनों अलग अलग पेपर्स हैं, ठीक है। वो ये आपका कोर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका स्किल एनहेंसमेंट पेपर है, तो मुझे लगता है इन दोनों को कंफ्यूज मत करो। उसकी क्लास 1 से 2 होती है, ये 9 to 10 है। मैम एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? मैम हमारे एग्जाम, मैम सिलेबस इसका, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।